ये चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्ज़ेबब से। उसके सामने लड़की होती है जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कहती है हमारे घर के गेट की बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे सीढ़ी चाहिए। बेल्ज़ेबब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक आइडिया लगाता है। एक बैटरी को लॉक पर कुछ सेकंड तक रखता है और उस लड़की को लॉक का पासवर्ड डालने को बोलता है। वो लड़की कहती तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुमने इसे स्कूल से सीखा? बेल्ज़ेबब कहता ये मुझे क्या सिखाएँगे? मैंने ये यूट्यूब पर देखा और एक बुक पढ़ रहा होता है। लड़की कहती है क्या तुम हमेशा घर पे रहते हो? स्कूल का क्या? बेल्ज़ेबब कहता मैं स्कूल नहीं जाता। लड़की कहती है क्या तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल नहीं भेजता? बेल्ज़ेबब कहता है नहीं मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। लड़की कहती है ये सही नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को बाद में बताऊँगी। उसको टावर में एंटर किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसको अभी वक़्त लगेगा। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो गेट में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है ये बेफ़ोमत का घर है, घिनौना डेमोनिक बीस्ट इंसान होने का दिखावा कर रहा है। मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाऊँगा। उसके पीछे बेल्ज़ेबब होता है। फिर टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हंटर च्यू और नीलिया सर्वाइवर को बचा रहे होते हैं। उनका टास्क होता है 10 सर्वाइवर को बचाना जिसमें से 1 को बचा रहे होते हैं। नीलिया पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन आकर उसको मार देते हैं। उन लोगों पर बहुत सारा ब्लड लग जाता है। नीलिया उन दोनों को नहाने के लिए बोलती है। फिर च्यू और जेस्ट को दिखाया जाता है। च्यू कहता है क्या ये कोई एंटी डिमोनिक बीस्ट डिवाइस है? जेस्ट कहती है ये एक ऐसा डिवाइस है जो वेवलेंथ का उपयोग करके इंसानों को नहीं पहचानता है। मुझे लगता है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। च्यू कहता है तुम काफ़ी प्रिपेयर लग रही हो। जेस्ट कहती है ये मैं नहीं थी जिसने इसे तैयार किया है, ये हंटर रीपर थी। फिर रीपर को दिखाया जाता है जो नीचे बैठी हुई होती है और इधर ग्रिफिन नीलिया से कहता है नेक्स्ट स्टेज का क्या मतलब है? नीलिया कहती है मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार इसे देखा है। मेन कैरेक्टर कहता है नेक्स्ट स्टेज का मतलब शायद अगला फ्लोर है। वहाँ का माहौल भी इसी फ्लोर की तरह हो सकता है। नीलिया कहती है तो उन्होंने नेक्स्ट फ्लोर क्यों नहीं लिखा? और तुम्हारा मतलब है कि अगला फ्लोर भी यानी 51th फ्लोर भी एक रिचुअल गेट शॉक होगा। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता कि वहाँ कितने फ्लोर हैं, ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है और अगर उन्होंने गेट शॉक का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आएँगे। नीलिया कहती है हंटर बाफोमेट तुम गेट शॉक के बारे में बात करते हुए टाइम बहुत शांत लग रहे हो। तुम भी गेट शॉक को महसूस किए होगे। इस विर्चुअल स्पेस में रहना ही मुझे बीमार महसूस करा रहा है और तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने गेट शॉक महसूस नहीं किया है। फिर रीपर और जेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर नीलिया भी होती है। रीपर उन लोगों से माफ़ी माँग रही होती है क्योंकि वो एक हंटर होने के बावजूद ट्रॉमा में चली गई थी। नीलिया कहती है माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब उसने भी ये माहौल देखा तो वो भी शॉक हो गई थी और रीपर को समझाती है कि हर इंसान की अपनी लिमिट और एक्सपीरियंस होता है और अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब गेट शॉक हुआ था तभी उसकी शादी हुए कुछ दिन हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत समय बाद एक डेट पर गए थे और जब हम एक-दूसरे के लिए कपड़े ले रहे थे तभी बिल्डिंग गिर गई और ये डिमोनिक बीस्ट ने हमला कर दिया। जब मैं जागी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मुझे बचाने की कोशिश में घायल हो गए थे। मैंने उनको बिल्डिंग से निकालने के लिए बहुत कोशिश किया। मैं किस्मत वाली थी कि मैं उस समय जागी। मैं उस शक्ति से अपने हस्बैंड को बाहर ला सकी। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स एक खुशखबरी देती है। नीलिया का हस्बैंड कहता है, "क्या मैं आखिरकार एक डेड बनने जा रहा हूँ? ये खुशी का पल है, लेकिन तुम उदास क्यों हो?" नीलिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये खुशी की बात है, लेकिन जब मैं तुम्हें बचाने के लिए उस बिल्डिंग से बाहर निकली, तब मैंने बहुत सारे लोगों को चीखते हुए सुना। अब भी उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। मेरे पास पावर थी लेकिन मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं सबको बचा पाऊँ, तो मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। नीलिया का हस्बैंड कहता है, "मैं अकेला नहीं था जिसे तुमने बचाया है, तुमने हमारे बच्चों को बचाया है। ये वो पहली लाइफ़ है जिसे तुमने अपने पावर की मदद से बचाया है।" फिर सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है। नीलिया कहती है उसके बाद मैं हंटर बन गई। हालाँकि उस दिन मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसने मुझे मोटिवेट किया। मुझे नहीं पता उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये एक हंटर का एक गोल है सभी टावर को डिस्ट्रॉय करना, ताकि किसी को भी इसी तरह का शौक ना लगे। ज़ेस्ट कहती है डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम मैरिड हो और तुम्हारा एक बच्चा है? जब से गेट शॉक हुआ है 10 साल हो गए हैं, तो तुम्हारी एज क्या है? फिर नीलिया कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और ये क्वेस्ट को कंप्लीट करने में बहुत महीने लग जाते हैं। फिर उन लोग लास्ट सर्वाइवर को बचा लेते हैं। एक नया सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें नेक्स्ट स्टेज में जाने को लिखा होता है। फिर वो लोग नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। नीलिया कहती है कि जैसा कि बेफोमेट ने अंदाज़ा लगाया था, हम एक दूसरी जगह पर चले गए हैं, जहाँ गेट शॉक हुआ था। उन लोगों को एक टास्क मिलता है, जिसमें उन लोगों को 9 लोगों को बचाना होता है। जेस्ट कहती है जैसे-जैसे फ्लोर बढ़ रहा है, उन लोगों की संख्या कम हो रही है, जिन्हें बचाना है। दूसरी तरफ डेमोनिक बीस्ट और भी ताकतवर हो रहे हैं। ऑथर बताता है कि एडवांस पार्टी और सपोर्ट पार्टी ने 3-3 के ग्रुप में चलना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। फिर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लिखा होता है।
फिर मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई मेरे को देख रहा है बहुत टाइम से। ग्रिफिन इसी को देख रहा होता है और कहता है क्या ये एक डेमोनिक बीस्ट के रूप में तुम्हारा देखने का नज़रिया है? मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पहले ही महसूस हो रहा था, लेकिन तुम मुझ पर शक करते जा रहे हो। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? अगर तुम ये क्लियर कर दो कि मैं एक डेमोनिक बीस्ट हूँ, तो तुम मुझे मार देना। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम्हें ये क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिफिन कहता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम एक डेमोनिक बीस्ट हो। हम एक टावर के अंदर हैं, भले ही टावर गिर जाए, अगर तुम लोगों को मिल गए, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हें इंसान ने मारा है या किसी डेमोनिक बीस्ट ने। फिर दोनों के बीच फाइट होने वाली होती है, फिर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो एक सर्वाइवर होता है, मेन कैरेक्टर उसको बचाने चला जाता है। फिर उस सर्वाइवर को दिखाया जाता है, जिस पर डेमोनिक बीस्ट अटैक कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको मार देता है। ग्रिफिन उस सर्वाइवर को देखकर चौंक जाता है, ऐसा क्यों हुआ ये आगे पता चलेगा। फिर रीपर और ज़ेस्ट को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों मिलकर मॉन्स्टर को मार देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। रीपर मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने दूसरे को मेरे बारे में चिंता करने पर मजबूर कर दिया है। जैसे बेफावत ने कहा था कि मैं एक अच्छी हंटर नहीं हूँ, और ज़ेस्ट से बात करने के लिए उधर देखती है, जहाँ पर उस पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर नीलिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर रीपर ज़ेस्ट को लेकर आई होती है। नीलिया ज़ेस्ट का इलाज कर रही होती है। ज़ेस्ट उन लोगों से माफ़ी माँग रही होती है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ रहा था। नीलिया कहती है ऐसा नहीं है और एक स्किल का यूज़ करती है, जिससे एक स्लाइम टाइप का मॉन्स्टर समन होता है, वो ज़ेस्ट को ठीक कर रहा होता है। और नीलिया कहती है कि क्योंकि तुम अभी ठीक महसूस नहीं कर रही हो, तो मुझे जाना चाहिए और सर्वाइवर को ढूँढना चाहिए। रीपर कहती है तुम्हारी तरह तुम्हारा समनर भी क्यूट है। नीलिया कहती है मेरे समनर असल में ऐसे नहीं दिखते थे। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर नीलिया का बच्चा उसे कहता है अपने समनर को दिखाने के लिए, जिससे वो उसके साथ खेल सके, लेकिन मॉन्स्टर को देखकर वो डर जाता है। फिर सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है। नीलिया कहती है कि मैंने समनर को क्यूट अपीयरेंस दी। समनर्स और समनर के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। रीपर कहती है मैंने सुना है कि उन्हें समन करने के लिए तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। नीलिया कहती है मैंने ऐसा 2 बार देखा है। एक यंग हंटर था, बहुत सारे लोगों ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो बहुत डिटर्मिनेट था। मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने पता लगाया, वो अभी सिस्टम क्लास हंटर है। फिर नीली आगे कहती है, तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। रिपर कहती है, पता है नहीं मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ, जबकि ये वर्चुअल रियलिटी है और अगर गेट शॉक हुआ तो मैं अपने डरपोकपन की वजह से किसी को नहीं बचा पाऊँगी। नीलिया कहती है, आपको गेट शॉक नहीं होगा क्योंकि हम टावर को क्लियर करने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। फिर वो आगे कहती है कि हमने कोना-कोना छान मारा, पर कोई सर्वाइवर नहीं मिला। फिर वहाँ पर एक और सर्वाइवर को दिखाया जाता है। रीपर उसको देखकर कहती है, इस बार सर्वाइवर एक बच्चा है। नीलिया से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, हम तुम्हें सेफ जगह पर ले जाएँगे। वो सर्वाइवर एक मॉन्स्टर होता है जो नीलिया पर अटैक कर देता है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ग्रिफिन उससे सर्वाइवर के बारे में बताता है कि ये रेविन है। फिर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें सर्वाइवर को डिमोनिक बेस से बचाने के बारे में लिखा होता है। रेविन कहता है कि आप बस मेरे भाई को बचा सकते हैं। मैं अपने मम्मी-पापा को ढूँढने के लिए उसको पीछे छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं उसके साथ रहता। ग्रिफिन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे पास ईगो क्यों है? आज तक जितने सर्वाइवर मिले, सबने यही कहा मुझे बचाओ। और मेन कैरेक्टर ग्रिफिन की ओर इशारा करके कहता है, ये तुम्हारा भाई है, वो तुम्हें बचाने के लिए फ्यूचर से आया है। ग्रिफिन मेन कैरेक्टर को बताता है कि गेट शॉक की वजह से उसके बाल का कलर सफ़ेद हो गया। ये उन लोगों के साथ होना शुरू हुआ जो इस एरिया में सर्वाइव करना स्टार्ट किए। उनकी बॉडी का एक पार्ट व्हाइट हो गया। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा हेयर। मेन कैरेक्टर कहता है तुम और तुम्हारा भाई इसमें इंक्लूडेड थे। ग्रिफिन कहता है केवल मैं और मेरा भाई बचे थे। फिर रेविन ग्रिफिन से पूछता है कि हमारे पेरेंट्स का क्या हुआ? तभी वहाँ पर डेमोनिक बीस्ट आ जाता है। ग्रिफिन रेविन को कुछ देता है और उसे बिल्डिंग में जाने को कहता है। रेविन बिल्डिंग में जाता है और अपने मम्मी-पापा को याद करके गुस्से में आ जाता है। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। फिर रेविन को दिखाया जाता है, जो बड़ा हो जाता है और कहता है, "मैं सबको मार दूँगा।" फिर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जो रेविन को पनिश करने के लिए कहता है। फिर रीपर को दिखाया जाता है, जो नीलिया को लेकर भाग रही होती है, जिसके पीछे मॉन्स्टर पड़ा होता है और अटैक कर देता है। पर रीपर ग्रीन शील्ड का यूज़ करके खुद को बचा लेती है और नीलिया को बहुत सारा हाई ग्रेड का हीलिंग पोशन देती है, जिससे वो सर्वाइव कर सके। नीला कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड रिपर तुम भी ठीक हो। फिर रिपर अपनी मॉम को याद करने लगती है, जो कहती है मैं तब तक ठीक रहूँगी जब तक तुम सर्वाइव कर रही हो, इसलिए जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ।
और नीलिया भी उसको भागने को कहती है। रिपर ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, "मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो, तुम एक हंटर हो, तुमने कई हफ्तों तक बिना खाए सर्वाइव किया है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक हंटर हो। क्या ये छोटा-सा ज़ख्म तुम्हें हार मानने के लिए काफ़ी है?" और एक लेजेंडरी आइटम का यूज़ करता है, जिससे वहाँ का टाइम कुछ समय के लिए रुक जाता है। और अब रीपर फाइट करने के लिए जाती है। जाते टाइम वो कहती है, "मैं तुमको मरने नहीं दूँगी।" फिर वो उस शील्ड से बाहर निकलती है, जहाँ मॉन्स्टर उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें रीपर मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही होती है। वो रस्सी से मारने वाली होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर ज़्यादा पावरफुल होता है और अटैक से बच जाता है। मॉन्स्टर कहता है, "अब तो ऐसा लग रहा है तुम मुझे मारना ही नहीं चाहती।" रीपर कहती है, "तू सही कह रहा है, मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी।" तभी सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने स्किल कंडीशन को अचीव कर लिया है। रीपर मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और कहती है, "मैं कॉम्बैट टाइप हंटर नहीं हूँ। मुझे वार नहीं चाहिए। मुझे भरोसा है कि इंसान और मॉन्स्टर के बीच ये मैटर सुलझाने का लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता है।" मॉन्स्टर कहता है, "ये सब बकवास है। मॉन्स्टर इंसान के साथ नहीं रह सकते। हम तो इसी फाइट के लिए बने हैं और हम ही ज़िंदा बचेंगे।" रिपर उसे रस्सी से बाँध कर मार देती है। फिर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ और रिपर वहाँ से जा रही होती है। तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है और क्या बोलता है, ये हमें नहीं दिखाया जाता। ये आगे पता चलेगा। फिर नीलिया उसको बुला लेती है और वो नीलिया की तरफ चली जाती है और नीलिया से उसके ज़ख्म के बारे में पूछती है और कहती है, "इस वर्ल्ड में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो तुम्हें टावर छोड़ देना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।" नीला कहती है, "हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो ब्लू वॉल क्या है? ये नेचुरल नहीं लग रहा है।" रीपर कहती है, "यह प्लेस कोई सेपरेट डायमेंशन लग रहा है।" फिर बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है, जिसके पास मेन कैरेक्टर का मोबाइल होता है। वो कहता है, "ये कीबोर्ड रेविन का नाम को कंप्लीट करता है।" मेन कैरेक्टर कहता है, "तुम मेरा फ़ोन नहीं ले सकते हो, वो पहले ही मारा जा चुका है। मैं बस फिर से उसे फाइट करना चाहता हूँ।" फिर रेवेन को दिखाया जाता है, जो ग्रिफ़िन पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और बीच में मेन कैरेक्टर भी अटैक कर देता है और कहता है, "काफ़ी टाइम हो गया रेविन, तुम भले ही एक डेस्परेट स्पिरिट हो, मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था। मुझे तुम्हें इज़्ज़त के साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं कोई स्टूपिड हरकत नहीं कर सकता।" और अपनी लॉक्ड पैसिव स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। अब मेन कैरेक्टर और रेविन के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें मेन कैरेक्टर रेविन पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन रेविन सारे अटैक को डॉज कर लेता है और मेन कैरेक्टर को एक डायरेक्ट हिट देता है। मेन कैरेक्टर कहता है, "जैसा तुमसे उम्मीद थी।" और फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। रेविन अटैक कर देता है और मेन कैरेक्टर भी अटैक कर देता है और एक अच्छा मौका देखकर रेविन के पास जाता है, लेकिन रेविन उस पे अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये फाइट बहुत मज़ेदार लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है और वो है मेरी वीक बॉडी। क्या इस अपॉर्च्युनिटी के बाद भी रिज़ल्ट चेंज होंगे? पास्ट में मैं टावर का यूज़ किया करता था रेविन से फाइट करने के लिए। अगर हम बिल्कुल एक जैसे कंडीशन में लड़ते, तो मेरे पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं होता। रेवेन को दिखाया जाता है, जो ग्रिफ़िन से लड़ रहा होता है और मेन कैरेक्टर बड़े-बड़े देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से इस तरह का फाइट को लाइक किया है और अपने ओपोनेंट को किल किया है। इस तरह का इंसान हूँ मैं। और उसके पास से बहुत सारा रेड एनर्जी निकल रहा होता है। ग्रिफ़िन रेवेन से हार जाता है। रेवेन को मेन कैरेक्टर की एनर्जी महसूस होती है, जिससे उसको पास्ट में टावर में क्या हुआ था, याद आ जाता है। वो पीछे मुड़ता है, तो मेन कैरेक्टर का डेमोनिक फ़ॉर्म नज़र आता है। फिर टावर के बॉस को दिखाया जाता है। वो टावर सिस्टम का यूज़ करके रेविन का इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। क्या तुम मेरी टावर चुराने की कोशिश कर रहे हो, बेफोमेट?" फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ रेड एनर्जी होती है। नया सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि टावर हैक होने के और यूज़ करने के 15% संभावना है। क्या तुम इसे यूज़ करना चाहते हो? मेन कैरेक्टर हाँ कहता है। सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि करंट स्किल की रेंज वैलिड नहीं है। इसके कुछ अनजान प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि स्किल अनस्टेबल और लो लेवल की है, जिससे स्किल का लेवल बढ़ेगा और एबिलिटी इंक्रीज़ होगी और तुम टावर को डोमिनेट कर पाओगे। आगे बढ़ो और थ्रोन को हासिल कर लो, माय लॉर्ड बेफोमेट। फिर मेन कैरेक्टर एक डेमोनिक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है, "मैं ग्रिफिन का डर देख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उसकी आँखें देखी, वो डर से काँप रहा था। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। जब गेट शॉक हुआ था, तब भी वो नहीं डर रहा था। जो वो अभी फ़ील कर रहा है, वो है गुस्सा, सिर्फ़ गुस्सा। रेविन जो गुस्से की निशानी है, वो भी डर रहा है मेरी वजह से, बेफोमेट की वजह से।" ग्रिफिन को दिखाया जाता है, वो मन में कहता है, "टावर ऑफ़ एबिस का बॉस, वो जिसने रेविन को हराया और मार दिया, कहीं मैं इसकी वजह से तो नहीं काँप रहा हूँ, क्योंकि इसने रेविन को मार दिया
और जो डेमोनिक एनर्जी छोड़ रहा है, वो सेम टू सेम बिल्कुल उसकी जैसी है। मुझे पता था कि ये एक डेमोनिक बीस्ट है। और रेविन को मेन कैरेक्टर का डेमोनिक फॉर्म देखकर सब याद आ जाता है और अपने भाई से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? और अपने आप को देखता है और मन में सोचता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी ज़िंदा कैसे हो गया? मेन कैरेक्टर इधर सिस्टम की तारीफ़ कर रहा होता है कि उसकी वजह से वो अब रेविन से फुल पावर के साथ फाइट कर पाएगा और ग्रिफिन के साथ-साथ रेविन पर भी अटैक कर देता है। रेविन मन में कहता है, मैं इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन अब इसने अटैक कर दिया है, तो अब मुश्किल होगा। और ग्रिफिन को अपने ध्यान रखने को बोलता है और मेन कैरेक्टर के बारे में बताता है कि ये मिथिकल टाइप का बॉस है। अगर मैं इसे क्लियर नहीं करता, तो सबसे स्ट्रॉन्ग टावर बॉस होता। ग्रिफिन उसका बात नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे इस टावर में जिसे खत्म करना है, वो दुश्मन तुम हो, तो अपनी औकात में रहो। और मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके शॉट को अपने हाथ से पकड़कर फेंक देता है। ग्रिफिन फिर से आकर उस पे मल्टी स्लैश लगाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और मेन कैरेक्टर रोर करता है, जिससे अपोनेंट के मन पर डर बैठ जाता है। मेन कैरेक्टर ग्रिफिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रेविन आकर उसको बचा लेता है और ग्रिफिन से कहता है, लास्ट टाइम की तरह तुम अभी भी नहीं बदले, तुमने कोई इम्प्रूव नहीं किया, तुम्हारा गोल सिर्फ मुझे मारना था। और मेन कैरेक्टर से फाइट करने लगता है, जिसमें रेविन मेन कैरेक्टर पर भारी पड़ रहा होता है। रेविन का मेन गोल फाइट करना नहीं होता है, वो एक अच्छा मौका देखकर अपना स्वॉर्ड फेंक देता है, जो एक डिवाइस को लगता है और मन में कहता है, टावर सिस्टम ने मेरा डाटा यूज़ करके मेरे को एक डेमोनिक बीस्ट बना दिया था, तो इस सिचुएशन से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? वो अपना बात पूरा कर पाता, उससे पहले मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड उसके आर-पार हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। मेन कैरेक्टर आगे क्या करेगा, ये आने वाली वीडियो में पता चलेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड रेविन के आर-पार कर देता है। सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है। क्वेस्ट कंप्लीट का बधाई देता है और बताता है कि आपका स्किल एडवांटेज फर्स्ट और डोमेन अगली फ्लोर पर इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं है। रेविन वो अभी मरा नहीं होता। वो कहता है, तुम इंसान बन गए हो बेखौफ़। एक डेमोनिक बीस्ट इंसान में कैसे बदल सकता है? ख़ैर, इस मेसी वर्ल्ड में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि तुम इंसान बने कैसे? क्या कोई ट्विस्ट था उसके साथ कुछ भी पॉसिबल है? क्योंकि मैं भी एक ट्विस्ट की वजह से ही हूँ। लगता है तुम इंसान बनकर भी अपनी असली पावर को बरकरार नहीं रख पाए और ये बॉडी भी तुम्हारी नहीं लगती। लेकिन इस इंसानी बॉडी के साथ भी तुम बस इतना स्ट्रॉन्ग बन पाए हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बॉडी इस्तेमाल करनी नहीं आती। मेन कैरेक्टर रेविन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब तक गायब हो जाता है। च्यू कहता है, हर डिस्ट्रिक्ट इलाके में एक नेम वाला डिमोनिक बीस्ट आ गया है। उन्होंने खुद को ट्विन्स के रूप में छुपाया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। पर ये अच्छी बात है कि हम सब ने मिलकर उन्हें क्लियर कर दिया। रिपर कहती है, हमने भले ही उसे क्लियर कर दिया हो, लेकिन नीलिया अभी जख्मी है। मैंने भले ही उस पर हीलिंग आइटम यूज़ किया हो, पर वो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। च्यू नीलिया से पूछता है, क्या वो इतनी चोट के बाद भी आगे फाइट के लिए तैयार है? नीलिया नहीं चाहती कि इसकी वजह से कोई रुके, तो वो उन लोगों के साथ आगे फाइट में जाने के लिए बोलती है। लेकिन च्यू उसके जख्म को देखते हुए उसे टावर के नीचे जाने को कहता है और उससे बात करता है कि जब से तुमने गिल्ड जॉइन किया है, हम साथ में काम कर रहे हैं। हम अगली बार टावर को क्लियर कर सकते हैं। तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले है। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। रिपर कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही टावर क्लियर करने वाले हो? और मन में सोचती है, वो पहले से ही उदास लग रहा है। मैं भी यहीं रुकती हूँ। ग्रिफ़िन भी रुकने का फैसला करता है और कहता है कि इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मुझे कुछ जानना भी है। असल में ग्रिफ़िन बेफामत से जुड़ी कई इम्पोर्टेंट बात जानना चाहता है। च्यू कहता है कि हंटर बेफामत और ग्रिफ़िन के अलावा या कोई और हंटर है जो रुकना चाहता है। ज़ेस्ट नीचे जाने का फैसला करती है और गिल्टी महसूस कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से हंटर नीलिया को इतनी चोट लगी। एक और नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपना कोड नेम गोब्लिन बताती है। ये असल में पीसमेकर होती है। जियो फाइनल प्लान बताता है कि जेस्ट, नीलिया और मैं नीचे जाएँगे ताकि नीलिया को आराम मिल सके और तुम लोग आगे बढ़ोगे। जैसे ही हंटर नीलिया की हालत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊँगा और वो लोग फ्लोर से नीचे चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर और उसकी टीम कहीं जा रहे होते हैं। रीपर मन में सोचती है कि क्या वो अकेले ही एपिक रैंक के टावर को क्लियर कर पाएँगे क्योंकि वही थी जो बैफोमेट को यहाँ लेके आई थी। तो मेरे पास रुकने के अलावा
और कोई चॉइस नहीं है। तभी एक डेमोनिक बीस्ट आ जाता है और अटैक कर देता है। वो लोग भागने लगते हैं। फिर बैक टू बैक मॉन्स्टर आने लगते हैं। रीपर टीम मेंबर्स को ब्रेक लेने के लिए बोलती है। वो लोग वेटिंग रूम में एक ब्रेक लेते हैं और एक आइटम की हेल्प से खुद को हील करने की कोशिश करते हैं। रिपर कहती है जिस फ्लोर को हमने क्लियर किया वो 89th फ्लोर है, और ग्रिफिन से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। ग्रिफिन कहता है यहाँ रुकना टाइम वेस्ट है, तो मैं वार्म अप करने जा रहा हूँ, और इसके साथ एक ही जगह पर रुकना मुझे डिस्गस्टिंग लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मेरी बात करो। फिर रीपर हंटर गॉब्लिन को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। हंटर गॉब्लिन कहती है कि मुझे सांगुन गिल्ड से रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी ताकि टावर को सेफ्टली क्लियर किया जा सके। मैं रास्ते में हंटर च्यू से मिली। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ अकेले तो नहीं आओगी, बाकी लोग कहाँ हैं। हंटर गॉब्लिन कहती है वो सब बीस्ट के ट्रैप की वजह से मारे गए, मैं अकेली हूँ जो सरवाइव कर पाई। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें एज अ गार्ड भेजा गया था और वो एडवांस टीम से भी वीक निकले। रीपर कहती है बेफोमेट उसने अपने टीम मेंबर को खोया है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। फिर वहां पर एक डिमोनिक बीस्ट आ जाता है जो रीपर पर अटैक कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। मेन कैरेक्टर और गॉब्लिन आकर मॉन्स्टर को मार देते हैं। गॉब्लिन मेन कैरेक्टर की बहुत तारीफ कर रही होती है। रीपर ये नोटिस कर लेती है और मन में सोचती है वो गॉब्लिन संगुन गिल्ड के हंटर ग्रिफिन के साथ नहीं घूम रही है, बल्कि वो बेफोमेट के साथ घूम रही है, जिसका उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या वह बेफोमेट में इंटरेस्टेड है और मुझे अपना राइवल मानती है, पर मुझे बेफोमेट पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेन कैरेक्टर का टीम 99 फ्लोर में आ जाता है जहाँ दो दरवाजे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि इन दोनों दरवाजों में से असली वाला कौन सा है, मुझे लगता है कि हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। ग्रिफिन और मेरा स्ट्रेंथ का मामला लगभग बराबर है, इसलिए हम अगर एक ही दरवाजे से जाएंगे तो ये कम इफेक्टिव होगा, तो हम अलग अलग टीम में जाएंगे। रिपर जो पहले से गॉब्लिन की वजह से काफी गुस्से में होती है, वो मेन कैरेक्टर की टीम में जाना चाहती ही थी, पर मेन कैरेक्टर गॉब्लिन को अपनी टीम में ले लेता है। रिपर कहती है किसी एक का तो हो। मेन कैरेक्टर और गॉब्लिन जा रहे होते हैं और गॉब्लिन रिपर को देखकर एक स्माइल दे देती है, जिससे रिपर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक स्किल यूज करती है, स्किल आइडेंटिफाई। मेन कैरेक्टर और गॉब्लिन जा रहे होते हैं, उन लोग शायद गलत रास्ता ले लेते हैं। गॉब्लिन कहती है क्या तुम रिपर में इंटरेस्टेड हो या और किसी पर। मेन कैरेक्टर उसको मना कर देता है और कहता है तुम किसी और के बारे में बात कर रही हो, यहाँ हम बस अकेले हैं, और उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुम किसी छुपे हुए इरादे से मेरे पास आई हो। मैं खाली दिमाग वाले लोगों से डील कर करके थक गया हूँ, तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिपर मेन कैरेक्टर को रोक लेती है और मैसेज में उससे बात करती है। उसमें लिखा होता है कि हंटर गॉब्लिन में कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं लगता ये कोई ऑफिशियल हंटर है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है, और फिर यहाँ का काम खत्म करके खाना खाते हैं। ईगो वेपन बताता है कि ये औरत अपनी मर्जी से अपने हथियार बदल सकती है, मुझे नहीं लगता वो ईगो वेपन का इस्तेमाल कर रही है। उसके इन्वेंट्री में हथियार बदलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो एक इल्लीगल हंटर है जो पकड़े जाने के डर से इल्लीगल सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम यहाँ मुझे मारने आई हो। गॉब्लिन कहती है मुझे तुम्हें सब सच सच बता देना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने दो। किसी ने मुझे तुम्हें मारने की रिक्वेस्ट की थी। जब भी मुझे कोई रिक्वेस्ट मिलता है तो एक कंडीशन होती है। फिर वो मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या तुम्हें मारना जरूरी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं सारी खतरनाक चीज़ों को हटा दूं और तुम्हें जिंदा रख दूं। ऐसे मेरा दादी करती थी। फिर सीन पास का दिखाया जाता है और गोबलिन आगे बोलते हैं कि मेरी दादी कहती थी कि एक जिंदा खिलौना ज़्यादा मज़ेदार होता है एक मरे हुए इंसान से, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ जिंदा पकड़ कर ले जाऊंगी और ये पक्का करूंगी कि मैं तुम्हें प्यार से रखूं, भले ही तुम्हारे हाथ पैर कटे क्यों ना हो। तुम्हारे मास्टर का नाम गॉब्लिन नहीं पीस मेकर है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर ईगो वेपन को एक बड़े वेपन में चेंज होने के लिए कहता है और एविन के बारे में सोचता है कि उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने हारूंगा, और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक डॉज कर लेती है। मेन कैरेक्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है जो उस पर डायरेक्ट हिट होता है। मेन कैरेक्टर का ध्यान फाइट पर नहीं होता, वो रेविन के बारे में सोच रहा होता है अगर मुझे रेविन से फाइट करने का एक और मौका मिला तो मैं उससे जीत पाऊंगा कि नहीं। फिर पीस मेकर को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है और कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूं, पर मैं ये नहीं चाहती, और मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन मेन कैरेक्टर अटैक के बीच से होते हुए जाकर उस पर अटैक कर देता है और एक अच्छा मौका देखकर उसके पेट पर एक हिट लगाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और दर्द से चिल्ला रही होती है। मेन कैरेक्टर उसके जख्म पर अपना पैर रख कर दबा देता है और कहता है अगर सिस्टम विंडो नहीं खुल रही है तो तुम अपोस्टल्स में से तो नहीं हो। फिर भी तुमने कहा कि तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा गया है। सिर्फ एक ही बंदा है जो मुझे मारने के लिए इतना बेताब हो सकता है, एक बंदा जो इतना मेहनत कर रहा है बस इसलिए ताकि मैं उसे मार ना दूं, वो सैक लीडर। पीसमेकर कहती है क्या तुम लोकी की बात कर रहे हो, कहीं तुम उसे ढूंढ तो नहीं रहे।
पीसमेकर कहती है कि मैं तुम्हें बताऊँगी कि वो कहाँ है, लेकिन बदले में मुझे छोड़ दो। मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? अगर ये तुम्हारा कोई प्लान रहा या तुम भाग गई तो? पीसमेकर कहती है मैं नहीं भागूँगी, वैसे भी तुमने मेरा चेहरा देख चुका है, अगर मैं अपनी बात ना रखूँ तो तुम मुझे मार सकते हो। मेन कैरेक्टर उसको मना कर देता है और कहता है तुम्हें उसकी लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उसको ढूँढने का दूसरा तरीका है, मैं बस अभी उसको इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ ताकि उसको एक बार में ख़त्म कर सकूँ और तुम उस प्रोसेस के लिए सैक्रिफ़ाइस हो बस। पीसमेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और एक मशीन गन से अटैक करने वाली होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस पे एक बड़े वेपन का यूज़ करके उसका गला काट देता है। मरते वक़्त सोचती है क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? और वो इंसान कौन था जिसने आपको मारा है ग्रैंडमा? ईगो वेपन कहता है क्या उस लड़की को ऐसा मारना सही था? मेन कैरेक्टर कहता है किसी ने मुझे कहा था कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये डिमोनिक बीस्ट का किया हुआ है या किसी इंसान का और मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ चाहिए था। इसमें हैकर की बॉडी दिखाया जाता है जिसके पीछे एक टाइम बम लगा होता है। ईगो अपन उसे ये बताने वाला होता है पर तब तक वो बम ब्लास्ट हो जाता है। फिर ग्रिफिन और रीपर को दिखाया जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। रीपर मन में सोचती है मुझे नहीं पता कि बेफोमेट ठीक होगा या नहीं, पर मैंने उसे वार्निंग दी थी और जिस तरह उसने जो बात कही थी मेरी चिंता की, ऐसा लगता है वो मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन बेफोमेट तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ग्रिफिन टावर ऑफ सेंचुरी के रिकॉर्ड को देख रहा होता है। रिपर मन में सोचती है कि इसे टावर के बारे में काफ़ी नॉलेज है और इसकी स्किल भी मस्त है। मुझे हैरानी है कि ये अभी तक एस टायर तक नहीं पहुँच पाया। फिर वो लोग चलते-चलते किसी दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और वो दरवाज़ा को ओपन करते हैं, जहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क और बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग का अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। रिपर इसे मज़े से देख रही होती है। वाह क्या सीन है। उस आदमी के ऊपर एक बॉक्स आकर गिर जाता है। ये अटैक एक डेमोनिक बीस्ट का होता है, जो कि नेम्ड डेमोनिक बीस्ट है। वो वहाँ पर अंधेरा कर देता है और रीपर को भी केज में बंद कर देता है। ग्रिफिन उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रीपर का प्रेज़ेंस उसको महसूस नहीं होता। डेमोनिक बीस्ट वो बहुत फ़िल्मी अंदाज़ का होता है। वो कहता है कि मैं विजुअल स्टोरी से थक चुका हूँ और वो अब हंटर को फ़ोर्स करके एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाना चाहता है और उसके प्ले के लिए एक्टर्स का सिलेक्शन पूरा हो चुका है। और रीपर सिस्टम ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो ओपन नहीं होता। सॉरी गाइस एक्सप्लेन करने में पता नहीं चला था मॉन्स्टर मेल है या फीमेल, ये मॉन्स्टर फीमेल है। डिमोनिक बीस्ट कहती है मैं जानती हूँ तुम ऐसी हंटर हो जो बहुत सारे आइटम का यूज़ करती है, इसलिए मैं सिस्टम के साथ थोड़ी चीटिंग कर दी है। और रही बात ग्रिफिन की, ये कितनी शर्म की बात है, तुम्हारा भाई कितना पावरफुल है और तुम उससे लाखों दूर हो। और अपना प्ले स्टार्ट कर देती है जिसमें रिपर को एक बदसूरत लड़की कहती है, जिससे रिपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ग्रिफिन को एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का बोलती है और प्ले की आगे की कहानी बताती है जिसमें ग्रिफिन को रीपर को बचाना होता है। ग्रिफिन गुस्से में आकर फाइट करने लगता है, लेकिन वह बहुत सारे अटैक करके ग्रिफिन को नीचे गिरा देती है। ग्रिफिन फिर से उठकर उस पर अटैक कर देता है और मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी थक जाऊंगा। तभी उस पर बम से अटैक हो जाता है, जिससे वह मुश्किल से बच पाता है, लेकिन उसके हाफ बॉडी पर डिमोनिक वेस्ट बॉम्ब गिरा देता है जिससे ग्रिफिन घायल हो जाता है। रिपर ग्रिफिन को ग्लो वर्म का यूज करने के लिए कहती है ताकि वो डिमोनिक बीस्ट को देख सके। डिमोनिक भी स्लीपर के मुँह पर पट्टी लगा देती है और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहती है। ग्रिफिन ग्लो वर्म का यूज़ करता है। फिर डिमोनिक बीस्ट ग्रिफिन से कहती है मैंने कहा था एंडिंग बहुत बुरी होगी। ग्रिफिन मन में सोचता है अगर मैं इसी रेट से काम करूंगा तो एडवांस से कभी एस टायर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूँ कि अपने भाई को सरपास कर सकूं। बीस्ट बोलते इतनी कम एज में ए टायर का हंटर बनना काफी इंप्रेसिव है, पर तुम अपने भाई के काबिल नहीं हो। ग्रिफिन बीएसओ का जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसके सपनों में वो अपने सामने बेफोमेट और रेविन को देखता है। गिरफिन कहता है मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने कम टाइम में इतने स्ट्रांग हो जाओगे। रेविन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आगे अब ग्रो नहीं कर पाओगे? अगर ये दुख और गुस्सा तुम्हें मोटिवेट कर रहा है तो तुम्हें इसे एक गोल बना लेना चाहिए। तुम्हें बस इतना काम करना है कि मुझे मारने वाले को अपना गोल बना लो। फिर ग्रिफिन को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। वो कहता है कि अब तुम मेरे गोल हो बेफोमेट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। ग्रिफिन की पावर बढ़ जाती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक कर देती है। ग्रिफिन अपने हाथ से उसके अटैक को कट कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए आता है। मॉन्स्टर अपना अल्टीमेट अटैक करती है, लेकिन ग्रिफिन उसके पीछे आकर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाती है। सिस्टम क्वेस्ट कंप्लीट होने की बधाई देता है और रीपर भी आज़ाद हो जाती है। रीपर कहती है वो सीन अमेजिंग था, तुम्हें ऐसी पावर कब मिली? तुम्हारे चेहरे से खून निकल रहा है। ग्रिफिन सोचने लगता है मेरा शरीर इस नए पावर के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है।
फिर वो लोग नेक्स्ट फ्लोर में जा रहे होते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर पहले से होता है। रीपर उससे गॉब्लिन के बारे में पूछती है। मेन कैरेक्टर बताता है कि वो मारी जा चुकी है। ग्रिफिन मन में सोचता है इसने अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लिया, लगता है इसका लेवल अप हो गया है। फिर वो लोग 100 फ्लोर में एंटर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर एक डिवाइस होता है। रीपर कहती है मुझे लगता है कि ये एक बायोमेट्रिक स्कैनर है। एक और वैसा ही डिवाइस होता है जिस पर मेन कैरेक्टर और ग्रिफिन हाथ रखकर डोर में एंटर करते हैं। रीपर उन लोगों के साथ जाते हुए कहती है हम 3 ए टायर हंटर के साथ भी इस फ्लोर को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तो चलो कि हीलिंग हंटर के आने का इंतजार करते हैं, उसे आने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और फाइट करने लगते हैं। डिमोनिक भी दूर से ही कहता है आखिर तुम लोग आ ही गए। फिर एक ब्लास्ट होता है और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम लोगों का इंतजार करते करते मैं तो बोरियत से ही मरने वाला था और तुम दोनों काफ़ी स्किल्ड लगते हो। तुमने मेरे सारे सबॉर्डिनेट को तो हरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारी सारी डाटा अपने सबॉर्डिनेट के साथ हुई तुम्हारी फाइट से कलेक्ट कर चुका हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना स्ट्रगल करोगे, तुम केवल मेरे हथेली पे नाचते रहोगे। मैं तुम्हें अपना सबॉर्डिनेट बनाने का एक आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुम्हें एक कमज़ोर इंसान के बजाय सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दूँगा। मेन कैरेक्टर उसका मज़ाक बनाते हुए कहता है कि एक कचरे का डब्बा मुझे अपना सबॉर्डिनेट बनाना चाहता है। फिर दोनों उस मॉन्स्टर बॉस पर अटैक कर देते हैं। 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो टावर ऑफिस में काम कर रही होती हैं। फिर लड़की दूसरी लड़की कॉफ़ी के लिए पूछती है पर वो मना कर देती है और कहती है उसे मैनेजर को रिपोर्ट करना है, वरना सही ढंग से काम ना करने की वजह से कोई और डाँट खाएगा। फिर दोनों में से एक लड़की बोलती है टावर ऑफ सेंचुरी में कुछ गड़बड़ है, जब से टावर बना है तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। टावर ऑफ सेंचुरी को किसी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। और कुछ मीडिया के लोग एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जो असल में रीपर होती है। फिर सिनपास का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट करने वाला होता है। मेन कैरेक्टर रीपर को एक मिथिकल आइटम जो हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है उसे मॉन्स्टर पर यूज़ करने के लिए बोलता है। रीपर उस आइटम को बॉस मॉन्स्टर पर फेंक देती है और वो उसको खाकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर बेल्ज़ेबब और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर टावर में क्या-क्या हुआ बेल्ज़ेबब को बता रहा होता है। बेल्ज़ेबब कहता है अफ़सोस उस मॉन्स्टर का मैजिकल क्रिस्टल नहीं मिला। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे एक टोकन दिखाता है जो उस टावर बॉस का होता है। बेल्ज़ेबब मेन कैरेक्टर को उस आदमी के पास लेकर जाता है जिसे उसने पकड़ा था। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम वही हो जो हमारे साथ टावर ऑफ लेबिरिंथ में गए थे? लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और भागने की कोशिश करता है। लेकिन बेल्ज़ेबब एक बैरियर लगा दिया होता है जिससे टकराकर वो गिर जाता है और सोचता है कि एक बच्चा हाई लेवल मैजिक कास्ट कैसे कर सकता है। और मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही डीमन बफेट हूँ? वो आदमी हुडी पहने हुआ होता है, उसका चेहरा ढका हुआ होता है। मेन कैरेक्टर जब उसका चेहरा देखता है तो उसे लड़की समझ लेता है, लेकिन वो लड़का होता है। मेन कैरेक्टर उसे मारने वाला होता है लेकिन वो लड़का उसे मारने के लिए मना करता है। मेन कैरेक्टर को उसका चेहरा देखकर कुछ याद आता है। फिर सिनपास का दिखाया जाता है जहाँ पर एक एस टायर मैजिशियन हंटर मेन कैरेक्टर को मारने आई होती है। वो असल में एक लड़का होता है। मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है, लेकिन वो एक फॉरबिडन स्किल का यूज़ करके टावर से बाहर चला जाता है, जिसे बेल्ज़ेबब ने पकड़ा होता है। वो वही लड़का है जो फॉरबिडन स्किल का यूज़ करके टावर से भाग गया था। वो कहता है फॉरबिडन स्किल का यूज़ करके मुझे एक पेनल्टी मिला, जिससे मेरा पावर को आधा कर दिया गया, जिस वजह से मुझे अपना एस टायर रैंक हंटर का टाइटल छोड़ना पड़ा। पर तुम इंसान कैसे बन गए? पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बाकी हंटर को तुम्हारे बारे में बताऊँगा कि तुम एक डेमोनिक बीस्ट हो। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है बाकी हंटर तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे? तुम पागल हो जो तुम मेरे इलाके में फँस गए। अब तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? वो लड़का ये सब सुनकर डर जाता है और उसे जान से ना मारने के लिए कहता है। मेन कैरेक्टर उसका चेहरा प्लास्टिक से ढक देता है और उससे कहता है अगर तुम ज़िंदा बचना चाहते हो तो मेरा 2 टास्क कंप्लीट करना होगा। पहला टास्क तुम्हें कमीने सेक्ट लीडर जिसका नाम लोकी है उसको ढूँढना होगा और दूसरा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उसे ढूँढने के लिए, तो अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। बेल्ज़ेबब कहता है मैंने तुम्हें लॉक करते वक़्त तुम्हारे शरीर में एक फ़ैमिलियर विल डाल दिया था। जब-जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे शरीर में पॉइज़न फैला देगा। और दोनों उस लड़के को और भी ज़्यादा डरा रहे होते हैं। वो लड़का डर से भाग जाता है। मेन कैरेक्टर बेल्ज़ेबब से कहता है तुम मज़ाक कर रहे थे ना उसकी बॉडी में फ़ैमिलियर विल डालने के बारे में? बेल्ज़ेबब कहता है हाँ, मुझे नहीं लगता उसे काम करवाने के लिए फ़ैमिलियर विल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तुमने सीधे टीम लीडर सियोंग को क्यों नहीं बुलाया? ये टास्क और भी जल्दी कंप्लीट हो सकता था। मेन कैरेक्टर कहता है बहुत टाइम हो गया मेरा उससे बात नहीं हुआ है और बेल्ज़ेबब को मैजिक सिखाने को बोलता है। बेल्ज़ेबब कहता है क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो कभी मैजिक सीखने की बात नहीं की। लगता है टावर में तुम्हारे सर पर चोट लग गई है।
खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें सिखाना शुरू करता हूँ। मेन कैरेक्टर उसे बेसिक मैजिक सिखाने को मना कर देता है और एडवांस मैजिक सिखाने को बोलता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर एक ही बार में देखकर मैजिक कास्ट कर लेता है और कहता है जैसा उसने कहा था, मैं इस बॉडी का सही यूज़ नहीं कर रहा था, ये बॉडी किसी और की है। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है, जिसका कोड नेम फेंस होता है, उसके सामने सियोंग होता है। फेंस उसको बेफोमेट के बारे में सब बता देता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, सिस्टम गर्ल मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम पे रवि ने जब अटैक किया था तो तुमने विश किया था कि तुम उसके जैसा बन जाओ। उस विश को पूरा करने के लिए एक सोललेस बॉडी चाहिए थी। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। सिस्टम गर्ल कहती है, बस इतना समझ लो, मेरा नाम इरिप है। मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे ये बॉडी यूज करने नहीं आती। टावर ऑफ सेंचुरी में जो रेविन था वो बॉडी मेरी थी। फिर बेल्जबब से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस बॉडी में कितना मैजिक रिज़र्व होगा? बेल्ज़ब कहता है, तुम्हारे पास तो ओवरफ्लोइंग मैजिक है। रेवेन के यूनिक फायर मैजिक के हिसाब से ये तो नॉर्मल है। मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, वो यूनिक स्किल मैजिक कंज़्यूम नहीं करती, मैं इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। और बताता है, टावर में जो रेविन था वो वर्चुअल डाटा था, फिर भी जब भी वो मेरे ऊपर चार्ज हुआ तो बिल्कुल रियल फ़ील हो रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर बेल्ज़ेबब उसको बफ मैजिक के बारे में बताता है। ये एक ऐसा स्पेल है जिससे टेम्परेरी मैजिक पावर इंक्रीज़ होता है, लेकिन मैजिक सप्लाई कम होता है और मैजिक आइटम भी कम होते हैं। लंबी लड़ाई में ब्रूटल स्ट्रेंथ ज़्यादा काम आती है। बेल्ज़ेबब की बात सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे बफ स्पेल सीखना है। बेल्ज़ेबब कहता है, लेकिन मुझे सिर्फ मैजिक बफ आता है, स्ट्रेंथ बफ नहीं आता है। मेन कैरेक्टर उसके पीछे कर रहा था और कहता है, तुमने तो कहा कि तुम एक ग्रेट मेज हो जिसे सब मैजिक आता है। सीन चेंज होता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम्हारे आर्म पूरी तरह से हील हो चुके हैं और तुम काफ़ी हेल्दी लग रहे हो। तो बताओ, तुम क्या सीखना चाहते हो? मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पता था, इस पागल डॉक्टर से पूछना मेरी गलती थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें बफ सीखना है, ये बैटल में काम आता है। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, पर फ्री में नहीं। मेन कैरेक्टर कहता है, तुमको क्या चाहिए? डॉक्टर कहती है, तुम्हारे बॉडी। और फिर सीन कुछ बच्चों का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी होता है, जो उनमें से एक बच्चे को उठाकर फेंक देता है और कैच कर लेता है। ये देखकर बाकी बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो बच्चों का इलाज कर रही होती है। ऐसे टाइम बीत जाता है और शाम हो जाती है। डॉक्टर मेन कैरेक्टर से कहती है, एक ए रैंक का इंटर भी दर्जन बच्चों का एनर्जी को नहीं हैंडल कर सका। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या अब काम हो गया? तुम जो चाहती थी मैंने वो किया, तो क्या अब तुम सिखाओगी? डॉक्टर कहती है, नहीं, अभी 2 जगह और जाना है। मेन कैरेक्टर गुस्से में बहुत गाली देता है। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो मेन कैरेक्टर को छोड़ने आई होती है। वो कहती है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर के चले जाने के बाद भी मेन कैरेक्टर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। उसके पीछे रीपर और बेल्ज़ेबब होते हैं। रीपर कहती है, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था इसलिए मैं तुम्हारे घर चली गई, पर वहाँ सिर्फ़ तुम्हारा छोटा भाई था और तुम मुझे मेरे कोड नेम से मत बुलाओ। मेरा नाम योरिरुम है। जैपनीज़ नाम बोलने में कुछ गलती हो सकती है, कुछ क्या 100% गलती है, लेकिन हम इसे रीपर ही कहेंगे। वो मेन कैरेक्टर को लेकर खाना खाने के लिए जाती है और कहती है, तुम्हारा भाई काफ़ी पोलाइट है। मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, वो सबका रिस्पेक्ट करता है, बट तुम काफ़ी रिच हो इसलिए एक्स्ट्रा पोलाइट था। रिपर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उसका फेस बिलबोर्ड पर लगा दिया है। वो बोलती है, मैं फेमस होने के लिए हंटर नहीं बनी थी, मुझे बस आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। सीन शिफ्ट होता है, एक फैंसी रेस्टोरेंट में वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन लोगों के बीच बहुत बात होती है। रीपर एक बोतल निकालती है और एक ही राउंड में रीपर और नीलिया टल्ली हो जाते हैं। ग्रिफिन च्यू को ग्रीट करके जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको रोक लेता है और कहता है, तुम मेरी आइडेंटिटी पार्टी को क्यों नहीं बता रहे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? ग्रिफिन कहता है, मेरे पास प्रूफ नहीं है और मैं अब रुक नहीं सकता, मुझे और स्ट्रांग बनना है, इसके लिए मुझे तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तुम अभी मर नहीं सकते, मुझे खुद तुम्हें मारना है अपनी लास्ट मिशन के तौर पे। और वहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर बेंच पर बैठकर फुल मून देख रहा होता है, तभी वहाँ पर रीपर आ जाती है। वो नशे में होती है और कहती है, मिडिल नाइट हो गई, मुझे जाकर सो जाना चाहिए, पर उससे पहले मुझे कुछ करना है। और मेन कैरेक्टर को किस करके गुड नाइट बोलकर चले जाती है। मेन कैरेक्टर भी जा रहा होता है, उसके सामने च्यू आ जाता है और कहता है, तुम काफ़ी ड्रिंक लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारा हंटर बनने का गोल क्या है? मेन कैरेक्टर सोचता है और कहता है, फाइटिंग। मैं चाहता हूँ मैं उन बड़े लोगों के साथ खेल सकूँ और एक दिन उनके ऊपर खड़ा हो सकूँ।
शिव कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान को जाने देना टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। क्या तुम संग गिल्ड में ज्वाइन करना चाहते हो? फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर डॉक्टर के साथ काम करने आया हुआ होता है। डॉक्टर उस पे बफ स्पेल यूज़ करके दिखाती है, जिसे मेन कैरेक्टर 1 ही घंटे में सीख लेता है और उससे कहता है, "मैं तुम्हारे गिल्ड को लीव कर रहा हूँ, मुझे किसी और गिल्ड से रिकमेंडेशन मिला है।" ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाती है और उससे गिल्ड का नाम पूछती है। मेन कैरेक्टर गिल्ड का नाम संग गिल्ड बताता है। ये नाम ही काफ़ी था डॉक्टर का होश उड़ाने के लिए। डॉक्टर का रिएक्शन देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, "लगता नहीं है मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।" डॉक्टर खुद को सँभालती है और एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, "मुझे तो पता नहीं था कि गिल्ड डाउन पेमेंट भी करती है। वैसे भी हर हंटर को बेनिफिट मिलता ही है और जितना हाई लेवल का टावर है उतना ही पावर गिल्ड वहाँ भेजती है।" और मेन कैरेक्टर को गिल्ड से नहीं जाने को मना रही होती है। वो कहती है, "तुम्हें क्या चाहिए? मनी, पावर या फिर मेरी बॉडी?" लेकिन मेन कैरेक्टर उसको चुप कर देता है और कहता है, "ठीक है, अगर तुम मेरी कंडीशन मानती हो, तो मैं तुम्हारे गिल्ड में रहूँगा" और अपना कंडीशन बताता है। पहली कंडीशन, मुझे बड़े बैटल्स फाइट करना है, जो तुम्हारी छोटे से गिल्ड से पॉसिबल नहीं है, तो अपने गिल्ड का साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, तुम्हें इस गिल्ड का नाम चेंज करना होगा। फिर सीन चेंज होता है जहाँ एक पार्टी हो रही होती है और एक गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनर्वा होता है और कुछ लोग रीपर की तारीफ़ कर रहे होते हैं और एक गिल्ड मास्टर जिसका नाम हंटर एला होता है। एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो भी एक्ट्रेस होती है, उसका नाम म्यूज़ होता है। उसको एला खाने से रोक रही क्योंकि उसका कल शूटिंग है। म्यूज़ वहाँ से जा रही होती है, वहाँ पर मेन कैरेक्टर भी होता है, वो उसको देख रही होती है। डॉक्टर और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती है, "तुम्हारे पास कम से कम एक सूट तो होना ही चाहिए।" पब्लिक इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी जनरेशन जहाँ हमें पब्लिक की नज़र का ख़्याल रखना पड़ता है। यहाँ भी हंटर हैं, इसलिए तुम्हें क्लियर करना होगा कि तुम कौन हो। और फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर भी होती है। एला डॉक्टर से पूछती है, "तुम्हारे गिल्ड का नाम क्यों चेंज हो गया?" डॉक्टर कहती है, "मुझे धमकाया गया था, अगर मैं नाम चेंज नहीं करती तो वो गिल्ड छोड़ देगा।" एला कहती है, "तुम्हारा क्या मतलब उस गैंगस्टर जैसे दिखने वाले हंटर से है?" डॉक्टर कहती है, "लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर कॉन्टैक्ट किया क्योंकि वो यहाँ पर है।" फिर उसके पीछे किसी का हाथ आता है। ये आदमी डॉक्टर का एक्स हस्बैंड है और डॉक्टर जिसका नाम युन सुन होता है। मेन कैरेक्टर खा रहा होता है और सोचता है मुझे यहाँ अलग दिखने के लिए क्या करना होगा। फिर मेन कैरेक्टर साइड में देखता है जहाँ पर रीपर होती है और एक लड़का होता है। वो कहता है, "तुमने प्रॉमिस किया था कि आप टावर को परफेक्टली क्लियर करोगे तो मेरे साथ डेट पर चलोगी।" रीपर कहती है, "मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, जो तुम चाहते थे वो तुमने किया। मैंने तुमको पहले ही पैसा दे दिया था।" वो लड़का गुस्से में आकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर आकर उसको पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है, "मुझे वैसे ही ब्लड डस्ट का सेंस हो रहा है जैसे किसी डेमोनिक बीस्ट से आता है।" और मेन कैरेक्टर से पूछता है, "क्या तुम हंटर हो?" रीपर मेन कैरेक्टर से कहती है, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" मेन कैरेक्टर बोलता है, "क्या मेरे को यहाँ नहीं आना था?" रीपर कहती है, "मेरे को नहीं पता था कि तुम इस टाइप के इंसान हो जो यहाँ आएगा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा।" वो लड़का कहता है, "वैसे तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम रीपर का बॉयफ्रेंड हो? मेरे को ऐसा नहीं लगता। वैसे तुम किस गिल्ड से हो?" मेन कैरेक्टर कहता है, "मैं वाइल्डनेस गिल्ड से हूँ।" वो लड़का उसके गिल्ड के बारे में कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। वो लड़का रीपर से कहता है, "क्या तुम इसके जैसे लूज़र के साथ घूम रही हो? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे।" मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम किस गिल्ड से हो? वो लड़का बोलता है, "मैं गार्डियन गिल्ड से हूँ।" रिपर सोचती है गार्डियन गिल्ड टॉप 3 गिल्ड में से एक है। ये बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारे टावर को क्लियर करने के लिए इसे फेम मिला है। मेन कैरेक्टर कहता है, "मुझे लगा कि तुम नेबुला गिल्ड से होगे। क्या इसका ये मतलब नहीं है तुम भी ऐसी गिल्ड से बिलॉन्ग करते हो जहाँ कोई नहीं है?" रिपर ये सुनकर हँसने लगती है। वो लड़का पूछता है, "तुम इस चीज़ पर इतना क्यों हँस रही हो?" रिपर बोलती है, "ये फ़नी नहीं है, उसने टॉप 3 गिल्ड में से एक को नोबडी गिल्ड कहा।" ये सुनकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और मेन कैरेक्टर के बारे में सोचता है कि ये है कौन? ये सिर्फ़ एक घटिया गिल्ड का लूज़र है। और मेन कैरेक्टर से कहता है, "तुम बेफ़र्म हो, राइट? तुम्हें नहीं लगता ये बैंक्वेट पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है?" और वहाँ से चले जाता है। फिर वो हंटर मिनर्वा के पास जाता है और उसको एक सजेशन देने की बात करता है और कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हंटर हैं, जिन्हें हमेशा मूवमेंट करने की आदत है। तो ये इवेंट उन्हें थोड़ा अनएक्साइटेड लग रहा है और बाकी हंटर भी उसका साथ दे रहे होते हैं। मिनर्वा बोलती है, "क्या एक इवेंट मैच हो जाए?" वो लड़का जिसका नाम वर्गर होता है, वो बोलता है, "क्या आप फ्रेंडली वन ऑन वन मैच की बात कर रही हैं?" एला उसको फाइट करने के लिए मना कर रही होती है और कहती है, "यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर फ्रेंडली वे में भी मैच होता है तो किसी दूसरे गिल्ड का रेपुटेशन खराब करना सही नहीं होगा।" वर्गर कहता है, "अगर ये मैच खुद सामने वाले की मर्ज़ी से हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मुझे पहले से ही ऐसा कोई मिल गया है जो इस मैच के लिए ऑलरेडी रेडी है।" और मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है।
रीपर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और सोचती है कि मुझे पता है कि बैफोमेट भी बहुत स्किल्ड है, लेकिन वर्गर स्किल के मामले में उससे बहुत आगे है। उसने ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि सब हंटर के सामने बैफोमेट की बेइज्जती कर सके। वर्गर बैफोमेट की तरफ देखकर कहता है, मैंने तो सिर्फ हंटर मिनर्वा से मैच के लिए जगह तैयार करने के लिए कहा था। किसने सोचा था कि इतने सारे लोग ऑडियंस होंगे? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे गिल्ड को पार्टी में इन्विटेशन कैसे मिला, लेकिन तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए था, तो मुझे तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं डालना पड़ता। मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है तो अब स्टार्ट करें। वर्गर गुस्से से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और एक इविल स्माइल के साथ उसका हाथ पे अटैक कर उसका हाथ काट देता है। और ऑडियंस को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था। मिनर्वा मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रही थी और कहती है जैसा सोचा था तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो। मेन कैरेक्टर रीपर को दिखाया जाता है। रीपर मेन कैरेक्टर का हाथ मांगती है और कहती है तुम्हें चोट लगी है और उसका हाथ को पट्टी से बांध देती है और कहती है ऐसी छोटी चोट भी पोटेंशियल बिगाड़ सकती है। अब मुझे यकीन हो गया कि टावर ऑफ लेबिरिथ को क्लियर करने वाले तुम ही हो। डॉक्टर उन दोनों को छुप कर सुन रही होती है और फिर कहती है तुमने अपनी राइट हैंड पर बफ स्पेल किया था क्योंकि पूरी बॉडी पे स्पेल यूज़ करने का टाइम नहीं था, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे जीतना था, मेरे गिल्ड का रेपुटेशन का सवाल था। डॉक्टर कहती है मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए मेरे गिल्ड को फेम में लाने के लिए। फिर वहाँ मिनर्वा आ जाती है और कहती है तुम्हारे गिल्ड को और फेमस होने के लिए बैफोमेट को और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। वो आगे कहती है एक स्ट्रांग हंटर का गिल्ड को रिप्रेजेंट करना गिल्ड की रेपुटेशन अपने आप दिखाता है। ये अचीव करने के लिए तुम्हें एस रैंक का हंटर बनना होगा। मुझे तुम्हारी असली जगह पता है बैफोमेट और कॉलोनी में आने का इन्विटेशन देती है। पर डॉक्टर मना कर देती है। मिनर्वा कहती है वो सबसे छोटा रास्ता है एक एस रैंक का हंटर बनने के लिए। हालाँकि बहुत सारे ए रैंक के हंटर्स ने अपना जान गँवा दिया है उस रास्ता को चुनकर। पर अगर तुम दूसरा रास्ता लेते हो तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। डॉक्टर कहती है कि वो एज़ अ ए रैंक हंटर अपना बेस्ट दे रहा है और स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीपर उसको दी कॉलोनी के बारे में बताती है कि कुछ लोग इसे हेल और परगेटरी कहते हैं। गेट शॉक होने के दौरान वो इलाका था जहाँ सबसे ज़्यादा डिवार्मिंग बीस्ट निकले थे और उसके बाद टावर उस जगह से निकलते रहे। वो जगह इतनी खतरनाक हो गई कि उसे इंसानों के लिए रहने लायक नहीं मानकर छोड़ दिया गया। मिनर्वा इसके आगे कहती है, वहाँ जाने के बाद तो एक आम हंटर भी पागल हो जाता है और उसके अंदर लड़ाई की एक ना बुझने वाली प्यास पैदा हो जाती है। और तो और उस एरिया में हंटर के बीच लड़ाई तो बस रोड पर मामूली टक्कर होने पर भी वहाँ खून-खराबा हो जाता है। डॉक्टर उसको रोक रही होती है और कहती है इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अगर मैं वहाँ जाऊँ तो एस रैंक अचीव करना तो पक्का है, पर मैं क्या और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? फिर वर्गर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पर गार्डियन गिल्ड का मास्टर भी होता है। वर्गर लीडर से माफ़ी माँग रहा था लेकिन वो उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है कि अगर वो हंटर तुम्हारे रास्ते में आ रहा था, तो उसे स्मार्टली डील करना चाहिए था। इसके बजाय तुमने उसे आज़ाद घूमने दिया। जिसकी वजह से हमारे गिल्ड का रेपुटेशन खराब हुआ। तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं लगता कि मेरा गुस्सा शांत होगा। और उसका गला दबा रहा होता है, तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है और उसको रोक देता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे मैसेज मिल गई है। फिलहाल के लिए इसे यहीं पर क्यों नहीं छोड़ देते? वर्गर हॉस्पिटल से भाग जाता है। गिल्ड लीडर कहता है मैंने सुना है कि तुम गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहे हो। तुम्हारे टैलेंट के लिए ये तो बेस्ट है। जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना एक कप चाय पिएँ? तभी उसको किसी का कॉल आ जाता है। वो कहती है, क्या हुआ तुम दोनों इतने लंबे टाइम बाद मिले हो कि तुम फर्स्ट लव की तरह एक-दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? सियोंग कहता है लगता है तुम्हारी वाइब बिल्कुल नहीं बदली। फिर लीडर वहाँ से चला जाता है। सियोंग कहता है तुम्हें पहले ही पता था कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा एक्ट किया जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। उसके पीछे डॉक्टर आ जाती है, जिसे देखकर सियोंग चौंक जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोंग कहता है, मैं यहाँ एक अपॉइंटमेंट के लिए आया था, पर मैंने सुना कि डिफेंस गिल्ड यहाँ एक पार्टी दे रही है, तो मैंने सोचा एक चक्कर लगा लूँ। फिर डॉक्टर उसको पकड़ कर ले जाती है और कहती है, नंबर 302 कॉलोनी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे वहाँ जाने से रोकना होगा। सियोंग कहता है, पर मुझे नहीं लगता ये कोई खराब आइडिया है, क्योंकि अगर वो वहाँ जाता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके सामने फैंस बैठा होता है। उससे मिलने के लिए उसके फैंस आए होते हैं। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुमने लोकी को ढूँढा?
फैंस बोलता है हाँ, लेकिन उसने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया। फिर वो उसे लोकी की फ़ोटो दिखाता है। जैसा ही तुमने मुझे उसे ढूँढने को कहा था, उसने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अपने फैंस को काम पर लगा दिया और जो दूसरा रिक्वेस्ट तुमने किया था, फिर वो उसे एक ड्राइंग दिखाता है और कहता है मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आया। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये मेरा पहला मिशन था जो मैंने कंप्लीट किया था। मैं मेंटर के पीछे छुपे हुए कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाया। क्या होगा अगर जो सियोंग ने कहा था वो सही हुआ तो? कल्प्रिट ही नेक्रोमैंसर होगा। मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या तुमने मेरे बारे में किसी को बताया है? फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर फैंस सियोंग को मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है। पर सियोंग उसकी बात सुन के हँसने लगता है। फिर मेन कैरेक्टर को डॉक्टर का कॉल आ जाता है। फिर वल्करी को दिखाया जाता है, उसके बाद उसकी गिल्ड लीडर भी होती है जो उसे फोटोशूट के लिए दूसरे देश भेजती है, पर वो मना कर देती है। लीडर कहती है वैसे मैंने सुना है कि तुम कॉलोनी में मेंटर के तौर पर हिस्सा ले रही हो। फिर वल्करी और लीडर में बहुत बात चलती है और फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वल्करी कहीं जा रही होती है, उसकी नज़र मेन कैरेक्टर डॉक्टर पर पड़ती है। वल्गरी सोचती है क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, पर ये इतने सादे कपड़े पर डेट पे तो नहीं जा सकता। फिर डॉक्टर मेन कैरेक्टर को एक कपड़ा पहनकर दिखाती है जिसे देखकर वल्गरी चौंक जाती है। वल्गरी दोनों की बात सुन रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि मेन कैरेक्टर भी कॉलोनी में जा रहा है। वल्गरी अपने गिल्ड मास्टर के पास जाकर कहती है मैं भी कॉलोनी में जा रही हूँ। मेन कैरेक्टर अपनी नेबर को बताता है कि वो कॉलोनी में जा रहा है, जो टावर को क्लियर करने से बिल्कुल अलग है और उसे आने में टाइम लग जाएगा। नेबर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई का ख़्याल रखूँगी। फिर वो आगे कहती है बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, वो तुम्हें बाय करने के लिए भी नहीं आया। तुम दोनों फिर से अलग हो रहे हो, वो भी जब तुम कुछ टाइम पहले ही टावर क्लियर करके आए हो। मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम बस ये ध्यान रखना कि वो स्कूल जाए। डॉक्टर मेन कैरेक्टर को लेने आई होती है और कहती है तुम अपने डिसीज़न पर दोबारा ध्यान दो, अभी भी देर नहीं हुई। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अगर ज़्यादा बोलोगी तो मैं कार से कूद जाऊँगा। डॉक्टर उससे कहती है केवल सर्वाइव करने पर फ़ोकस करना, हम कॉलोनी में पहुँच गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर आगे क्या करेगा, हमें आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर कॉलोनी में एंटर कर देता है। डॉक्टर को दिखाया जाता है वो मेन कैरेक्टर को कॉलोनी में छोड़कर वापस आई होती है। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है क्या तुम उसकी टेंशन ले रही हो? डॉक्टर कहती है मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो वहाँ जाकर कोई सीन ना खड़ा कर दे। फिर कॉलोनी को दिखाया जाता है जहाँ पर दो हंटर आपस में लड़ने वाले होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है जिससे बात आगे नहीं बढ़ पाती और फाइट वहीं रुक जाती है। मेन कैरेक्टर सोचता है ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सुना था, बस हल्का-सा टकराने पर ही फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ तो बस सब ए रैंक के हंटर ही हैं। वो नोटिस करता है कि सब अपने वेपन ओपनली लेकर घूम रहे हैं। तभी एक हंटर को कोई पत्थर मार देता है, फिर 2 लोगों को दिखाया जाता है जो उस हंटर पर पत्थर फेंक रहे होते हैं। वो बंदा कॉलोनी छोड़ने वाले को लूज़र कहता है और कहता है कि हंटर को ऐसी छोटी चोट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर सोचता है जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें ये लोग लूज़र कहते हैं। ए रैंक हंटर के बाहर बहुत रिस्पेक्ट होती है, पर यहाँ सेम रैंक होने के बावजूद इसके लिए जो डिफरेंस बनाती है और एक स्माइल के साथ कहता है मुझे ये जगह पसंद आई। तभी उसके पीछे से गाड़ी से कोई आ रहा होता है, फिर उन दोनों कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपना नाम बताते हैं। फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम किम मेजू और मेल कैरेक्टर जिसका नाम केंग हीरू, वो लोग कहते हैं कि हम कॉलोनी सेंटर से आए हैं। किंग हेरू बेफोमेट के एक्शन की तारीफ करता है और कहता है वो अफवाहों के मुताबिक ही रूथलेस और जबरदस्त है। मेन कैरेक्टर उन लोगों को बताता है कि वो उन लोगों की गाड़ी से टकरा ही गया था, जिसके जवाब में किंग हेरू कहता है कि ए रैंक हंटर इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो ऐसी चोट से मर जाए। किम मिज़ू कहती है हमें हेडक्वार्टर की रिपोर्ट मिली है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कॉलोनी की जानकारी है? मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि उसने सुना है कि एस रैंक बनने का ये सबसे फ़ास्ट तरीका है। चैंग हीरो कहता है लगता है तुम्हें जो जानकारी चाहिए थी वो तुम्हें पहले से पता है। किम मिज़ू कहती है चाहे तुम्हें सब पहले से पता हो, फिर भी ऑफ़िशियल तौर पर तुम्हें कॉलोनी के सिस्टम और रूल के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। किम मिज़ू कॉलोनी के सिस्टम के बारे में बताती है जैसे कि रूम में 4 लोग रहेंगे और हर टीम एक एस रैंक हंटर होगा, जो कि टीम का मेंटर होगा। मेन कैरेक्टर मेंटर शब्द सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाता है और उन लोगों से पूछता है कि वो न्यू हंटर को गाइड करने के लिए मेंटर्स की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं जो कहती है एस रैंक हंटर का काम है ए रैंक हंटर को एडवाइस देना। वो लोग मेन कैरेक्टर को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। कैंगेरू कहता है वो ऐसा इसलिए होता है ताकि ए रैंक हंटर अपनी एबिलिटी का ज़्यादा यूज़ ना करे, जिससे कि पोटेंशियल कैजुअलिटी से बचा जा सके। शेंग हीरो बताता है कि एस रैंक हंटर का मेन काम है ए रैंक हंटर को बचाना ताकि वो अपनी ओवर पावर का यूज़ करके मर ना जाए। और किम है जो कैजुअलिटी का मतलब डेथ बताती है। मेन कैरेक्टर कन्फ्यूज़ होकर पूछता है कि टावर के अंदर ये सब तो नॉर्मल है। कैंग हीरो फाइनल रूल बताता है कि टावर में सबको अकेले ही जाना है
और उसको अंदर जाने को कहता है, जहाँ मैनेजर उसका वेट कर रही होती है। मेन कैरेक्टर अंदर जाता है और मैनेजर नो जेक्योंग से मिलता है, जो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है और वेलकम करती है। और उसके बगल में ग्रिफिन भी खड़ा होता है, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। मैनेजर ना जेक्योंग सरप्राइज हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर टीम मैनेजर को दिखाया जाता है, वो अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या ग्रिफिन कॉलोनी में एंटर कर लिया? अपने करंट डाटा के हिसाब से वो एस रैंक तक पहुंचने वाला है। और अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या उसने कोई सीक्रेट तो नहीं बता दिया? असिस्टेंट कहती है, उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये केवल मैनेजर के पास होती है। टीम मैनेजर कहता है, अगर ऐसा है तो किसी और ने जरूर बताया होगा, और वो सियोंग पर शक कर रहा होता है कि कहीं उसने तो नहीं बता दिया। मैनेजर नौजकियांग टॉपिक चेंज करते हुए दोनों को उनके रहने की जगह पर भेजती है और कंफर्म करती है कि स्टाफ उन्हें गाइड करेंगे और उनको किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे कहती है, तुम दोनों बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हो, और उनको वार्न करती है कि कॉलोनी का एटमॉस्फेयर बहुत डेंजरस है और उनका कॉन्फिडेंट यहाँ खतरनाक हो सकता है। एस रैंक पाने के लिए इंसान को विक्टिम नहीं बल्कि किलर बना पड़ता है। बहुत सारे हंटर ने कॉलोनी के थ्रू एस रैंक अचीव कर लिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद रेविन होगा। दोनों रेविन का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। नो जैक क्यों कहती है, स्ट्रॉन्ग हंटर रेविन का कोड नेम पर तुम्हारा रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने के इंटेंशन से ही आए हो। और दोनों से उनका ओपिनियन पूछती है और पहले ग्रिफिन से बोलने को कहती है। ग्रिफिन कहता है, मेरे माइंड में कोई स्पेसिफिक बात नहीं आ रही है, लेकिन काउंटलेस टावर को देखने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई है कि मैं उन सब टावर में से डिबर्निंग बीस्ट को हटाने के बाद ही एस रैंक अचीव कर पाऊंगा। नौ से क्यों कहती है, तुम तो उतने हिम्मत वाले हो जैसे मैंने सुना था। और फिर वो मेन कैरेक्टर से पूछती है। मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो क्लियर है, एस रैंक पाने के लिए मुझे सब टावर को कॉन्करर करना होगा। नौ सेकेंड कहती है, तुम्हारा कॉलोनी के बारे में क्या विचार है? मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे फाइट करनी है इस जगह पर हर सिंगल हंटर के साथ। यह सुनकर नौ सेकेंड हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, देखते हैं तुम दोनों में से कौन कॉलोनी को कॉन्करर करता है और एस रैंक अचीव करता है। तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक। फिर मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो सोचता है कि ग्रिफिन का यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा है जैसे कि उसने ओरिएंटेशन के टाइम पर किया था। फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ अंधेरा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कोई है? तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो पीछे देखता है तो उसके रूममेट उसको वेलकम करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें से मास्क पहना हुआ बंदा, उसका नाम ल्यूनेटिक होता है। वो एस रैंक का हंटर है जिसे मेंटर के तौर पर चुना गया है। और बाकी सब ए रैंक के हंटर हैं, वो भी मेन कैरेक्टर के साथ रहेंगे और बाकी सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक का नाम गिलेटी और दूसरा जैकल, तीसरा हाइपर। वो लोग पार्टी करने लगते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लोग इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं? फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर को उठाने के लिए ल्यूनेटिक आया होता है। वो कहता है, लगता है रात में तुमने बहुत पी ली थी, उठने का टाइम हो गया है, अब तुम्हें टावर क्लियर करना है। बाकी सब टावर को क्लियर करने चले गए हैं। फिर एक टावर को दिखाया जाता है जो अब क्लियर हो गया है। मेन कैरेक्टर जो अभी भी नींद में होता है, वो कहता है, मुझे तो याद भी नहीं मैंने ये टावर क्लियर कैसे किया। और अपने रूम में एंटर करता है जहाँ उसके बाकी रूममेट इंतजार कर रहे होते हैं। ल्यूनेटिक मेन कैरेक्टर को समझाता है कि अब उनके रेसिडेंस में टावर को क्लियर करने का एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। जो हंटर सबसे पहले टावर क्लियर करेगा उसे 3 पॉइंट मिलेंगे और सेकंड प्लेस वाले को 2 पॉइंट और थर्ड पॉइंट वाले को 1 पॉइंट मिलेगा। लास्ट वाले को कुछ नहीं मिलेगा। यूलेटी मेन कैरेक्टर को चिढ़ाता है कि उसे इतना नहीं पीना चाहिए ताकि वो लेट ना उठे। जैकल कहता है कि एक हंटर इतना ज़्यादा कैसे नशे में हो सकता है। और सब मिलकर मेन कैरेक्टर का मजाक बना रहे होते हैं। पहले मेन कैरेक्टर हंसता है, फिर टेबल तोड़ देता है और कहता है, तुम मुझ पर ट्रिक्स चलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? और एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर एंटर कर लिया होता है और मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और फिर वो बॉस रूम एंटर करता है जहाँ ब्लड रिचुअल हो रहा होता है। टारो बॉस कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? तुम्हें यहाँ कदम रखने का अफसोस होगा। और वो ब्लड रिचुअल करता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आया होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको एक ही कट में मार देता है। फिर वो टावर को क्लियर करने लगता है और बैक टू बैक मॉन्स्टर को मारने लगता है। और फिर उसका रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा टावर क्लियर किया रहता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रियो सुजिन होता है। वो अपने डिपार्टमेंट बताती है कि वो हंटर मैनेजमेंट के कम्युनिटी ब्रांच में काम करती है और मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। फिर उस ब्रांच के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उन लोगों पर चिल्ला रहा होता है। सीजू मन में सोचती है, हंटर को हैंडल करना उनके जॉब का एक पार्ट है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। नए भरते स्टाफ भी इस वजह से रो पड़ते हैं। मैं भी कभी डरपोक और शरीफ थी, पर जिंदगी तो फिर वो चुप हो जाती है। और वो सब हंटर्स के पॉइंट को काउंट कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर जो 16 पॉइंट्स लाया होता है, तब यहाँ पर एक हंटर आ जाता है, वो उन लोगों पर चिल्ला रहा होता है जो टावर क्लियर कर लिया होता है, लेकिन वो लोग उनका पॉइंट नहीं लिखे होते हैं। वो हंटर उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है और उसको रोक देता है और उसको भगाकर अपना इन्वेंटरी से सारा लूट को खाली कर काफ़ी खुश रहता है। फिर 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे यहाँ आए 2 महीने हो चुके हैं। इन 2 महीने में मैंने काफ़ी सारे आइटम जमा किए हैं। मुझे टावर क्लियर करके जो टोकन मिला, उससे अपनी स्किल अपग्रेड की।
लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा धीरे लेवल अप हो रहा है। मुझे लगता है कि टावर ऑफ मिस्ट्री से मिले टोकन से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या ये टावर लेवल के डिफरेंस की वजह से है? और टावर के लेवल के बारे में बताता है कि टावर का बहुत लेवल होते हैं। रेयर, यूनिक, एपिक, लेजेंडरी, मिथिकल टावर का लेवल जितना ज़्यादा होगा, टावर टोकन का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। अभी मैं सिर्फ़ एपिक लेवल के टावर तक ही क्लियर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ़ छोटे लेवल के टावर के टोकन से अपना लेवल अप कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में ये एक आरपीजी गेम जैसा है, जैसे-जैसे मेरी पावर बढ़ेगी, मैं हाई रैंक वाले टावर को क्लियर कर पाऊँगा। और खुद से वादा करता है कि वो उस टाइम से भी ज़्यादा ताकतवर फ़ॉर्म लेगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर, और हँसने लगता है। तभी उसको बेल्ज़ेबब का कॉल आ जाता है, लेकिन वो उसका नाम ओपनली नहीं ले सकता, तो उसका रियल नेम जिन्हो कहता है, लेकिन हम इसे बेल्ज़ेबब ही कहेंगे। 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, बेल्ज़ेबब स्कूल में होता है और उसको टीचर इंट्रोड्यूस करती है। कुछ लड़की बेल्ज़ेबब को क्यूट कहती है, जिसे एक लड़का देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर स्कूल ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का बेल्ज़ेबब को नीचे गिरा देता है। वो लड़का कहता है, "तुम्हें फेमस होकर कैसा लग रहा है?" और "मैं इस इलाके का लीडर हूँ।" बेल्ज़ेबब कहता है, "ये तो इंसान का नेचर है, वो अच्छी चीज़ों से आकर्षित होता है।" और उस लड़के को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और असली लीडर होने का मतलब समझाता है कि अगर कोई बड़ा बॉस सामने आ जाए, तो अपनी कमज़ोरी का पहचानना ही असली लीडरशिप है। और उस बच्चे को और डरा रहा होता है। और कॉल में नेबर मेन कैरेक्टर से कहती है, "उसमें कोई शक नहीं कि तुम दोनों खून के रिश्ते से हो, जैसा बड़ा भाई, वैसे ही छोटा भाई।" मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर सोचने लगता है कि वो ज़रूर अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब बेल्ज़ेबब मेन कैरेक्टर को एक अपार्टमेंट लेने के लिए कहता है, लेकिन मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता है, "जब से मैं रीपर से दोबारा मिला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइट में इक्विपमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अब वो इंसान बन गया है, जो हमेशा फाइट के लिए तैयार रहता है, इसलिए मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए।" बेल्ज़ेबब कहता है, "लेकिन मेरा क्या? मैं तो इंसान भी नहीं बनना चाहता था।" बेल्ज़ेबब कहता है, "लेकिन मेरा क्या? मैं तो इंसान भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर भी इंसान बन गया। मैं तुम्हारी तरह हंटर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी को जैसे चाहे वैसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं बुक पढ़-पढ़ कर थक गया हूँ। अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती इंसान बना रहे हो, तो कम से कम मुझे एक इंसान होने का मज़ा तो लेने दो।" मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर उस पर चिल्ला रहा होता है और उसको चुप करा देता है। फिर नेबर को दिखाया जाता है, वो कहती है, "खैर, मैं जिन्हों का अच्छे से ख़्याल रखूँगी और तुम्हें अपना ख़्याल रखना चाहिए। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो।" और फिर मेन कैरेक्टर फ़ोन रख देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे वो बात फिर से क्यों याद आ गई, जब रीपर ने भी मुझे स्ट्रॉन्ग कहा था। मेन कैरेक्टर के पास में हाइपर होता है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम इतना क्लोज़ क्यों बन रहे हो? तुम्हारा क्या प्लान है? हाइपर कहता है, "मैं बस ऐसे ही तुमसे बात की।" मेन कैरेक्टर कहता है, "तो फिर क्या? कोई तो वजह होगी जिससे तुम मुझसे बात कर रहे हो।" हाइपर कहता है, "क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो? तुम बिना किसी आराम के टावर को क्लियर कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला।" फिर सीन पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी होता है। हाइपर कहता है, "किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कम्युनिटी में ऐसी भी जगह होगी। ये महीने एक बार बस ओपन होती है, जहाँ ऑफिशियल हंटर, फनर हंटर और आम आदमी फ्रीली आ सकते हैं।" फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नौजवान से बात कर रहा होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहती है, "मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये पता लगाओ कि ये ड्रग यहाँ कैसे आई?" मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या तुम ये कह रहे हो कि हंटर ये ड्रग का यूज़ कर रहे हैं? ये बेहुदा है।" नौजवान कहती है, "ये स्टोरी डिफरेंट है, इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी इन्वॉल्व हो गए हैं।" मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या उन्हें भी ड्रग्स दी जा रही हैं? अगर मैं ऐसे हंटर को खोज लूँ जो ड्रग सप्लाई कर रहा हो, तो क्या मैं उसे मार सकता हूँ?" नौजवान कहती है, "जो करना है वो करो।" हाइपर को दिखाया जाता है जो ड्रग्स ले रहा होता है। वो पार्टी में वल्करी भी आई होती है जिसे मेन कैरेक्टर देख लेता है। फिर 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वल्करी बैठी होती है और वो 2 लोग उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है? वो लोग फिर हंटर ग्रिफिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वल्करी बिल्कुल ठीक होती है और वो अपने टीममेट से कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए, लेकिन उसके टीममेट उससे कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसा प्रीशियस पर्सन यहाँ है। क्या ये कम्युनिटी काइंड है? उसके बाद टीममेट ग्रिफिन को इम्यूटिव किड बोलते हैं और कहते हैं ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ किड्स आ और जा सकते हैं। फिर ग्रिफिन बोलता है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो आके फाइट क्यों नहीं कर लेते? और वो दोनों लड़की वल्करी से बात कर रहे होते हैं जिससे उसको अच्छा लगे। वल्करी बताती है कि मैं यहाँ परफॉर्मेंस से मिलने आई थी, पर 2 महीने हो गए वो मुझे अभी तक नहीं मिला। फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया था जहाँ पर वल्करी नहाने जा रही होती है, उसके पानी में कोई इंसेक्ट होता है जिसको देखकर वो चिल्ला देती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़कियाँ जाती हैं और उसमें से एक लड़की कहती है, "इस कॉलोनी का वाटर सिस्टम ही खराब है और ये अगले 5 दिन तक ठीक नहीं होगा।" वल्करी एक हीरोइन है, अगर वो 5 दिन तक नहीं नहाएगी तो उसके बॉडी में इसका कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वो दूसरी लड़की उसे फॉरेस्ट में भेजती है जहाँ पर क्लियर वाटर होगा, तो उससे नहाने के लिए और वल्करी को उसका पावर यूज़ करने के लिए मना करती है, जिससे फॉरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। वल्करी थोड़ा डर जाती है और उसको किसी की डिमांड की एनर्जी महसूस होती है। वो बिना देखे उस पर अटैक कर देती है। वो असल में मेन कैरेक्टर होता है, जो एक ही हिट में बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग मेन कैरेक्टर को केबिन में ले जाते हैं, जहाँ पर वो अभी भी बेहोश होता है।
थोड़ी देर में मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है और वल्करी के रूममेट उससे पूछती है कि वो अब कैसा है। मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम दोनों कौन हो? वो दोनों अपना नाम एकता और नैन बताते हैं। वो मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि वो जंगल में क्यों गया था? फिर मेन कैरेक्टर उसे झूठ बोल देता है कि वो जंगल में वॉक कर रहा था। फिर सीन पास का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर हाइपर का पीछा कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वही पर्सन है जो ड्रग स्प्रेड कर रहा है या फिर ये सिर्फ़ एक मोहरा है। मैं जिसे भी पकड़ूँगा उसे मार दूँगा। लेकिन फिर हाइपर वहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर उसे ढूँढने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी की फुटस्टेप की आवाज़ आती है। वो वल्करी होती है जो मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक कर देती है। फिर सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है। वल्करी मेन कैरेक्टर से माफ़ी माँगती है और पूछती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी? मेन कैरेक्टर कहता है मैं ठीक हूँ। वल्करी मन में सोचती है क्या इन तीनों को वो एनर्जी नहीं महसूस हुई? शायद ये एनर्जी उन्हें ही फ़ील होती है जो मेरी तरह टावर में पैदा हुए हों। एकता कहती है फॉरेस्ट के बीच में क्लब का होना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वल्करी उससे पूछती है कि ये नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होता है ना? मेन कैरेक्टर एकता से केबिन के बारे में पूछता है। वो बोलती है मुझे बस इतना ही पता है कि ये उसी टाइम पर बना था जब कम्युनिटी बनी थी। इसे शायद टावर पर नज़र रखने के लिए यूज़ किया जाता है। और मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम किस डिस्ट्रिक्ट से हो? मेन कैरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सी कहता है। वो लोग बताते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट उसके अपोजिट साइड है। फिर मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ज़ेकल और ग्विलेटी को दिखाया जाता है जो अच्छा खाना नहीं बना होता उसके लिए लड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है। ज़ेकल उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं करता और हाइपर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है कि मैंने इसे फॉरेस्ट में ढूँढा लेकिन नहीं मिला। क्या मुझे इस पर उसकी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? फिर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर और हाइपर होते हैं। हाइपर कहता है मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन्स अर्थ पर कैसे आए होंगे? क्या हम इवॉल्व हुए होंगे या फिर हमें क्रिएट किया गया है? और मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम किस पर बिलीव करते हो, इवोल्यूशन या क्रिएशन पर? मेन कैरेक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। हाइपर कहता है जो भी हो, क्या इसका मेरे लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं पहले ही एक फॉरेनर कंट्री में गया था और एक पर्सन से मिला। उस इंसान ने कहा कि लोग पैरासाइट हो गए हैं क्योंकि वो इस धरती पर पाप करते हैं। वो जिंदा रहते हैं ताकि उन्हें जो काम किया है उसका पश्चाताप कर सकें। लेकिन हम पाप करते गए इसके लिए गॉड गुस्सा हो गया। ह्यूमन बीइंग वीक और सेल्फिश होता है। गॉड उसे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल सही था। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर पड़ा होता है और कहता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया। और फिर उसके हाथ में एक पेपर होता है तभी उसको रीपर का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है लगता है तुम बहुत ड्रिंक थे। तुमने मुझे कुछ वियर्ड बोला कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये मैंने नहीं बोला, तुम झूठ बोल रही हो। रीपर कहती है तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं समझी तुम साय हो इसलिए तुमने ऐसा कुछ किया होगा। अगर तुम एस रैंक बन जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगी। मेन कैरेक्टर उसका कॉल कट कर देता है और अपने रूम में जा रहा होता है। रास्ते में वो किसी से टकराता है। वो लड़का लड़ने वाला होता है लेकिन मेन कैरेक्टर का गुस्सा वाला चेहरा देखकर वो डर जाता है। रास्ते में उसको ल्यूनेटिक मिल जाता है और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। ल्यूनेटिक कहता है मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तुम्हारा एस रैंक बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और मेन कैरेक्टर को एस रैंक के बारे में बताता है कि कुछ एस रैंक हंटर ऐसे भी हुए हैं जो एक साथ 2 एस रैंक हंटर से फाइट कर सकते हैं और कुछ तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है मैं समझ गया और सियोंग के बारे में ल्यूनेटिक से पूछता है कि वो कितने हंटर के साथ फाइट कर सकता है। ल्यूनेटिक गलती से कहता है मैं अभी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाया हूँ। फिर वो बात घुमाने की कोशिश करता है लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा झूठा पकड़ा गया है। सियोंग ये सुनकर चौंक जाता है और मेन कैरेक्टर को ये सीक्रेट दूसरे को ना बताने को कहता है। फिर उन लोग रूम में एंटर करते हैं जहाँ उसके रूममेट को किसी ने मार दिया होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। मेन कैरेक्टर आगे क्या रहेगा ये आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।